आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो। ग्यारह मई मंगलवार, ये है आज तक रेडियो और आप सुन रहे हैं दिन भर। मैं हूं कुलदीप मिश्र। सरकार ने कहा है कि कोरोना के केसेस का अर्ली ट्रेंड ऑफ डिक्लाइन यानी नीचे जाने की शुरुआत कुछ राज्यों में अब दिखने लगी है, लेकिन वैक्सीनेशन की रफ्तार धीमी होती जा रही है। ऐसा ही रहा तो 3.5 साल लगेंगे देश की 70% आबादी को वैक्सीनेट करने में। कैसे पहुंचे हम इस आंकड़े तक बताएंगे आपको। और आखिरकार बड़े इंतजार के बाद दुनिया में पहली बार बच्चों के लिए वैक्सीन को ग्रीन सिग्नल मिला है अमेरिका में। जब नए वेरिएंट बच्चों के लिए जानलेवा साबित हो रहे हैं, तब भारत इस बारे में क्या कर रहा है, क्या सोच रहा है, इस पर बात होगी। और गांवों में कैसे ये महामारी एक मुश्किल चुनौती बनती जा रही है, पता ही तब चलता है वहां जब कई मौतें हो जाती हैं। ग्राउंड रिपोर्ट और डेटा एनालिसिस दोनों सुनवाएंगे। और आखिर में बात होगी इजराइल और हमास के बीच हुए संघर्ष पर। दोनों तरफ से हमले हुए, दुनिया ने शांति बनाए रखने की अपील की है, पर इस संघर्ष का समाधान कहाँ है। लेकिन पहले हेडलाइंस जमशेद कमर सिद्दीकी से। मराठा आरक्षण पर सीएम उद्धव ठाकरे ने राज्यपाल से मुलाकात की है। उन्होंने कहा कि वो जल्द ही इस मसले पर प्रधानमंत्री मोदी से बात करेंगे। गौरतलब है कि बीते 5 मई को सुप्रीम कोर्ट ने मराठा आरक्षण को खत्म कर दिया था। स्वास्थ्य मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज देश में कोरोना के पॉजिटिविटी रेट पर बात करते हुए मुंबई मॉडल की तारीफ की गई। हेल्थ मिनिस्ट्री में ज्वाइंट सेक्रेटरी लव अग्रवाल ने बीएमसी के हॉस्पिटल मैनेजमेंट और पुणे का उदाहरण देते हुए कहा कि कैसे वहां लॉकडाउन से फायदा हुआ और केस पॉजिटिविटी रेट काफी नीचे आ गई। नागालैंड सरकार ने कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को लेकर राज्य में 14 मई से 7 दिन के लिए पूर्व लॉकडाउन लागू करने का ऐलान किया है। इसके अलावा तेलंगाना सरकार ने भी राज्य में बढ़ते कोरोना मामलों के मद्देनजर 12 मई से 10 दिन का लॉकडाउन लगाने की घोषणा की है। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की कालाबाजारी के मामले में गिरफ्तार आरोपियों की अग्रिम जमानत याचिका पर आज साकेत कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने पूछा कि जब केंद्र सरकार ने ऑक्सीजन सिलेंडर के रेट तय नहीं किए हैं तो व्यापारियों का इसमें क्या दोष। इस संबंध में अब फैसला कल सुनाया जाएगा। बिहार के पूर्व सांसद और जन अधिकार पार्टी के प्रमुख पप्पू यादव को आज गिरफ्तार कर लिया गया। उन पर लॉकडाउन के उल्लंघन का आरोप लगाया गया। इसके बाद प्रदेश की प्रमुख विपक्षी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल ने पप्पू यादव की गिरफ्तारी का विरोध करते हुए सड़कों पर प्रदर्शन किया। देश के 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को मिली हार के बाद पार्टी के हाईकमान नेताओं ने आज हार की समीक्षा के लिए एक समिति बनाने का ऐलान किया। साथ ही कांग्रेस ने आज पश्चिम बंगाल के इंडियन सेक्युलर फ्रंट पार्टी से गठबंधन तोड़ लिया है। बीते 24 घंटे में कोरोना से 3,876 लोगों की मौत हुई है। पिछले कुछ दिनों के मुकाबले कोरोना मामले की संख्या में कमी जरूर देखी गई है, लेकिन इसकी एक वजह कोरोना टेस्टिंग की संख्या का घटाया जाना भी है। अप्रैल के अंत में जहां 17 लाख से 21 लाख की टेस्टिंग प्रतिदिन हो रही थी, वो बीते 9 मई तक घटकर 14,74,000 तक रह गई है। आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। आज तक रेडियो पर यह है दिन भर और मैं हूं कुलदीप मिश्र। 11 मई 2021 ये तारीख आप याद रखिए, क्योंकि ये दूसरी लहर के बारे में ये एक अहम तारीख हो सकती है। आज से एक अर्ली ट्रेंड ऑफ डिक्लाइन दिखा है। कम से कम सरकार ने आज से ये क्लेम किया है कि नंबर ऑफ कोविड केसेस में अब एक थोड़ी सी गिरावट या एक स्थिरता दिख रही है। केंद्र सरकार का ये कहना है कि महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, छत्तीसगढ़ समेत 18 प्रदेश और यूटीज ऐसे हैं जहां कोरोना के नए केसेस का ग्राफ अब या तो समतल हो रहा है या थोड़ा नीचे जा रहा है। हालांकि तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, पंजाब और केरल जैसे कुछ और प्रदेश हैं जहां अब भी केसेस बढ़ रहे हैं। सुनिए हेल्थ मिनिस्ट्री में संयुक्त सचिव लव अग्रवाल को। अगर हम देखें कि डे ऑन डे जो देश में केस की पॉजिटिविटी नोट की जा रही है, तो 27 अप्रैल के बाद हम ये पाते हैं कि 27 अप्रैल पर देश में जो केस पॉजिटिविटी थी 19% थी, जो कि आज अगर पिछले 24 घंटे का डेटा देखें तो पाते हैं 18%, यानी कि करीब 14 दिन बाद हमने एक ओवरऑल ट्रेंड इन डिक्रीज इन पॉजिटिविटी अक्रॉस द कंट्री नोट किया है। लेकिन हम आप सबसे फिर से यह रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, जब हम कभी भी एक इन्फेक्शियस डिजीज से डील करते हैं तो हमारे एफर्ट्स कंटिन्यूड बेसिस पर लगे रहें। हम एक दिन भी कहीं भी ढिलाई बरतेंगे तो इन्फेक्शन फैलने का खतरा बना रहता है, जिसलिए जरूरी है कि एफर्ट्स में कोई भी कमोबेशी ना हो। इस बीच वैक्सीन को लेकर भी कुछ राज्यों और केंद्र के बीच टकराव होता दिख रहा है।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज एक चिट्ठी लिखकर सरकार से अपील की कि कोविड वैक्सीन का उत्पादन बढ़ाने के लिए वैक्सीन का फॉर्मूला दूसरी वैक्सीन मैन्युफैक्चरर कंपनीज के साथ भी शेयर किया जाना चाहिए। उधर WHO प्रमुख ने कहा है कि अमीर देशों ने इतनी वैक्सीन इकट्ठी कर ली हैं कि गरीब देशों की जेबें खाली हैं। हमारे देश में वैक्सीनेशन शुरू हुए 114 दिन हो चुके हैं और अब तक प्रायोरिटी ग्रुप्स के 30 करोड़ लोगों में से 10% भी वैक्सीनेट नहीं हो सके। गणित लगाया तो मालूम हुआ कि इसी रफ्तार से अगर वैक्सीनेशन चला तो 70% आबादी को वैक्सीनेट करने में 3.5 साल बीत जाएंगे। इंडिया टुडे टीवी में नेशनल अफेयर्स एडिटर हैं राहुल श्रीवास्तव, उन्होंने ये स्टोरी की है। हमने उनसे बात की और पूछा कि 70% को वैक्सीनेट करने में 3.5 साल का टाइम लग सकता है, ये हमने कैसे पाया? देखिए, अभी तक जो आंकड़े अभी तक के आ रहे हैं, जो एक्सपीरियंस हो रहा है वैक्सीनेशन एक्सरसाइज का, और जिस तरह की सप्लाई और डिमांड और कंजम्पशन के पैटर्न इमर्ज कर रहे हैं, उससे एक्सपर्ट्स ने बातचीत जो आपस में एक स्टडी प्रोजेक्शन पैटर्न बनाया है। और उस प्रोजेक्शन के हिसाब से अगर आप देखें तो इस देश में अगर आप अमूमन अगर जिस तरह की वैक्सीनेशन लगाए गए हैं लोगों को या सरकार ने सप्लाई किए हैं, तो अभी करीब 18 करोड़ के करीब इंजेक्शन लग चुके हैं और सरकारी आंकड़ों के हिसाब से 19 करोड़ के करीब वैक्सीनेशन सप्लाई कर दिए गए हैं। अगर इस आंकड़े को देखा जाए तो उस हिसाब से आंकड़ा का जो असेसमेंट है वो ये आता है कि 115 दिन की एक्सरसाइज में अगर इतने वैक्सीनेशन आते हैं और यही पेस अगर चलता रहता है, इसी स्पीड से जन प्रोडक्शन होता है और इसी स्पीड से सप्लाई होती है वैक्सीनेशन के लिए, तो इस देश में अगर 70% लोगों को हर्ड इम्यूनिटी जिसे कहते हैं, उसके लिए अगर वैक्सीनेट करना है 70% को, तो करीब 94 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन लगना होगा। ये एक डोज की बात है। अगर उनकी इम्यूनिटी की बात करनी है तो उसके लिए उन्हें 2 वैक्सीनेशन लगने होंगे, यानी 94.5 के हिसाब से करीब 189 के करीब 189 करोड़ वैक्सीनेशन की जरूरत कुल पड़ सकती है। अगर आज की सप्लाई देखें तो करीब 54 करोड़ वैक्सीनेशन आज के प्रोडक्शन और जनरेशन के हिसाब से पहुंचाए जा सकते हैं। तो इस हिसाब से आंकड़ा लगाया गया है कि 189 करोड़ को 54 करोड़ की सप्लाई रेट से करीब 3.5 साल लग सकते हैं। अगर बहुत बड़ा बदलाव नहीं होता है वैक्सीन को बना करके भारत में पहुंचाने का या कहीं बाहर से वैक्सीन को ला करके इस पूरे सप्लाई तंत्र को बढ़ाने का। अच्छा राहुल, वेब या ऐप के जरिए वैक्सीन का रजिस्ट्रेशन कराया जा रहा है, क्या ये सही अप्रोच है? हमारी ओवरऑल जो वैक्सीनेशन स्ट्रैटेजी है, क्या हमें उसको एक बार रिविजिट करने की ज़रूरत है, क्योंकि देश में अधिकतर लोगों के पास इंटरनेट का एक्सेस ही नहीं है? देखिए, इसमें कई खामियां हैं। सबसे पहला कि भारत में जो शहरी टेली डेंसिटी है वो 90% के करीब है और जो गांवों की टेली डेंसिटी है मानी जाती है, यानी कितनी पहुंच है टेलीफोनी और ऐसी सेवाओं की, वो करीब 58% है, यानी करीब 42% गांवों में टेली डेंसिटी नहीं है। इसके आगे अगर देखा जाए तो भारत में माना जाता है गूगल और तमाम लोगों के जो सर्वेज हैं उनके द्वारा कि करीब 50% लोग जो हैं उनको इस देश के अंदर ब्रॉडबैंड कनेक्शन की सुविधा उपलब्ध नहीं है। तीसरा उसमें परेशानी है कि जो कोविन ऐप चल रहा है जिसके जरिए बुकिंग की जाती है कि आप वैक्सीनेशन ले सकते हैं प्राइवेट या सरकारी, वो सिर्फ अंग्रेजी में चल रहा है। ये जो परेशानियां हैं, क्योंकि भारत में अगर आप देखिए तो माना जाता है कि 20% लोग ऐसे हैं जो कि अंग्रेजी से वाकिफ हैं और रोजमर्रा की जिंदगी में उसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये 3-4 क्राइटेरिया जो बनते हैं, इनको जोड़ लिया जाए तो इंटरनेट सेवीनेस जिसे कहते हैं कि यानी इंटरनेट का इस्तेमाल, वो भी इस देश में, हालांकि इंटरनेट पहुंच ज्यादा जगह गया है, लेकिन इंटरनेट को इस्तेमाल करना, उसकी जानकारी रखना और उसको इस्तेमाल करने के लिए एक स्मार्टफोन या किसी तरह की लैपटॉप या कंप्यूटर की सुविधा, ये भी अभी इस भारत में बहुत ज्यादा बड़े स्तर पे नहीं है। तो वो लोग जो कि या तो गांवों में रहते हैं या ग्रामीण परिप्रेक्ष्य में रहते हैं या शहरी गरीब माने जाते हैं,
उन लोगों को पास इन सब चीजों का एक्सेस ना होने के कारण ये एक शक है कि गरीब इलाकों के लोग या गांवों के लोग इस इलेक्शन की एक्सरसाइज में कोविन ऐप के जरिए वैक्सीनेशन तक नहीं पहुंच पाएंगे। इसीलिए अगर आप देखिए तो एक इंडिया टुडे की DIU की एक रिपोर्ट है जिसमें पता लगता है कि यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश जैसे जो गरीब राज्य माने जाते हैं, इनमें करीब मेजॉरिटी जो डिस्ट्रिक्ट है, ज्यादातर जो जिले हैं 530 के करीब, वहां पे करीब सिर्फ 10% लोगों तक वैक्सीनेशन पहुंच रहा है और इसका बड़ा कारण इस तरह की टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेस हो सकते हैं। ये थे इंडिया टुडे टीवी में नेशनल अफेयर्स एडिटर राहुल श्रीवास्तव। केंद्र सरकार ने हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में एक एफिडेविट देकर अपनी कोविड स्ट्रेटजी बताई थी। उस एफिडेविट में सरकार ने वैक्सीनेशन प्रोग्राम का भी ब्यौरा दिया था, लेकिन भविष्य में बच्चों के वैक्सीनेशन की योजना का कोई जिक्र उसमें नहीं था। हमारे यहाँ नहीं हो रहा है, लेकिन विदेश में अब बच्चों के वैक्सीनेशन पर भी बात आगे बढ़ रही है। अमेरिका के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने फाइजर बायोएनटेक की वैक्सीन के इमरजेंसी यूज़ को मंजूरी दे दी है। आने वाले समय में वहाँ 12 से 15 साल की उम्र के बच्चों को ये वैक्सीन दी जा सकेगी। हमने बात की आज तक रेडियो की हेल्थ रिपोर्टर स्नेहा मोरदानी से और उनसे पूछा कि फाइजर की इस वैक्सीन का क्या बच्चों पर क्लिनिकल ट्रायल हुआ था और उसका नतीजा क्या रहा। अमेरिका के रेगुलेटर्स यानी कि US FDA ने फाइजर और बियोनटेक के वैक्सीन को चिल्ड्रन में देने की अनुमति दी है। मतलब 12 साल के ऊपर के बच्चे ये वैक्सीन अभी ले सकते हैं। ये ऐसे समय पर आता है जबकि US तैयारी कर रहा है अपनी स्कूल्स खोलने के लिए। अभी कुछ ही दिनों में रिकमेंडेशंस दिए जाएंगे और उसी के बाद टीकाकरण शुरू हो जाएगा। ये 12 से 15 साल के बच्चों के लिए है। US FDA यानी कि फूड और ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने ये कहा है कि फाइजर वैक्सीन सेफ है और प्रोटेक्शन ऑफर करता है बच्चों पे। इसकी टेस्टिंग 2000 वॉलंटियर्स पे हुई थी। इन वॉलंटियर्स की एज 12 से 15 साल के बीच की थी। कोई केस कोविड-19 का नहीं पाया गया इस वैक्सीन के ट्रायल्स के दौरान और ये देखा गया कि बच्चे इस पे बेटर इम्यूनिटी डेवलप कर रहे हैं, अच्छी इम्यूनिटी डेवलप कर रहे हैं। वायरस फाइटिंग एंटीबॉडीज इससे अच्छे से डेवलप हुआ है बच्चों में और ये देखा गया है कि साइड इफ़ेक्ट्स भी सेम है। बाजू में दर्द होना या थोड़ा हल्का बुखार आना या ठंड लगना, ये सारे ऐसे सिम्टम्स हैं जो कि दिखाता है कि वैक्सीन काम कर रहा है। इसने हमारे यहाँ बच्चों के लिए वैक्सीन पर कोई तैयारी चल रही है क्या? हम बाहर से वैक्सीन जल्दी लाने की कोशिश कर रहे हैं या अपने यहाँ किसी तरह की दूसरी कोशिश कर रहे हैं? भारत में इस पर बहुत ही कम प्रोग्रेस है। बच्चों में क्लिनिकल ट्रायल्स 12 साल से 18 साल के बीच में कोवैक्सिन की हो रही है। कोवैक्सिन वो वैक्सीन है जो कि भारत बायोटेक ने बनाया है, लेकिन इस वैक्सीन को अभी तक अप्रूवल नहीं मिला है बच्चों में। एफिकेसी डेटा इस समय इस वैक्सीन के लिए अवेटेड है। कोविशील्ड ने ये ट्रायल्स अभी तक बच्चों में स्टार्ट भी नहीं किया है, इसकी शुरुआत तक नहीं हुई है। केवल कोवैक्सिन ने इन ट्रायल्स को बच्चों में स्टार्ट किया है, 12 से 18 साल की उम्र के बच्चों में। ये थी आज तक रेडियो की हेल्थ रिपोर्टर स्नेहा मोरदानी। कमाते हैं लेकिन बचा नहीं पाते, बचाते हैं तो उससे कमा नहीं पाते। शेयर की चाल, निवेश का हाल, बाजार का तमाशा, इकोनॉमी की भाषा, बॉन्ड, बीमा, सोना, चांदी, सबकी होती है बात। बचाते रहो नारे के साथ। हर शनिवार नितिन ठाकुर के साथ कीजिए मुलाकात अपने मनी मैनेजर से। कोरोना की दूसरी लहर में अब आगे की चिंता गांवों की ओर से आने वाली है। कल ही बिहार के बक्सर में गंगा नदी में करीब 100 शव मिले, जिनके बारे में आशंका ये है कि वो कोरोना पीड़ितों के शव हो सकते हैं। गांवों में कोरोना वायरस को रोकना इसलिए भी चुनौतीपूर्ण है क्योंकि वहाँ कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को लेकर के वैसा अनुशासन नहीं है। दूसरी बात यह है कि वहाँ स्थानीय स्तर पर जो अस्पताल हैं उनमें ज़रूरी सुविधाएं, दवाइयाँ और ऑक्सीजन बेड्स की भी कमी है, वो पहले से ही है। तो हमने बात की हमारी डेटा इंटेलिजेंस यूनिट के साथी दीपू राय से और उनसे समझना चाहा कि भारत के गांवों में स्थिति कैसे ख़राब होती जा रही है, किस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि गांवों के लिए आगे चिंताजनक स्थिति बनती जा रही है। अगर हम डिस्ट्रिक्ट वाइज अगर वो ले, क्योंकि बहुत सारे मेजॉरिटी ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स इंडिया के जो 741 डिस्ट्रिक्ट्स हैं उससे मेजॉरिटी जो है
तो वो सारे के सारे ज्यादातर रूरल डिस्ट्रिक्ट कहे जाते हैं और ऑलमोस्ट वो ये माना जाता है कि ज्यादा फ्रिक्वेंसी एक लोकल मार्केट के फॉर्म में वो केवल एक सेंटर होते हैं। इंडिया टुडे की जो डेटा टीम है उसने एक एनालिसिस की और ये देखने की कोशिश की कि इन डिस्ट्रिक्ट्स में केसेस किस तरह से, नए केसेस किस तरह से बढ़ रहे हैं। क्योंकि ये रिपोर्टेड केसेस के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, जो सरकारें रिपोर्ट कर रही है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। 8 मार्च को, जबकि एक तरह से माना जाता है कि सेकेंड वेव आपका फर्स्ट वीक मार्च से शुरू होता है, तो उस समय जो 3 कैटेगरी में हमने बांटा कि जहां पे 10 से ज्यादा कम केसेस थे उनको ग्रीन बांटा, और जहां 100 से 10 के बीच थे उसको येलो, और मोर देन 100 केसेस जहां पे रिकॉर्ड किए जा रहे हैं उनको रेड में माना। तो 8 मार्च तक 599 ग्रीन डिस्ट्रिक्ट्स थे। मई 9 में आकर के अगर आप जो हम लोगों ने रिपोर्ट की उसमें 75 केवल डिस्ट्रिक्ट बचे हैं जहां 10 से कम केसेस हैं। यानी कि 501 डिस्ट्रिक्ट्स में ऐसे हैं, टोटल डिस्ट्रिक्ट 501 डिस्ट्रिक्ट्स जहां पे 100 से ज्यादा केसेज हैं। पूरी तरह से आपका मैप रेड हो गया है। यानी कि ये साफ दिखाता है कि मेजॉरिटी ऑफ डिस्ट्रिक्ट, मेजॉरिटी मीन्स कि रूरल डिस्ट्रिक्ट्स केसेस भयानक रूप से बढ़ रहे हैं। और आपने बक्सर का एग्जाम्पल लिया स्टार्टिंग में, ऑफिशियली अगर आप देखिए तो 1172 करीब एक्टिव केसेस आज रिपोर्ट की गई हैं। लेकिन आप जब डेथ का देखेंगे नंबर, क्यूमुलेटिव डेथ का, तो जो पिछला वेव था, पिछला कोरोना का था, उससे करीब 7-8 टाइम्स ज्यादा शो कर रहा है डेटा। covidindia.org का डेटा है जो ये साफ बता रहा है कि यहाँ पे करीब 8 गुना जो है वो डेथ के नंबर्स इस बार ज्यादा हैं। तो लेकिन ये इंडिकेशन जरूर है कि भारत के ज्यादातर गांव में, खासतौर से यूपी, बिहार और उड़ीसा के भी, छत्तीसगढ़ के, मध्य प्रदेश के, इन इलाकों में जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो आमतौर पर पूरी तरह से, एक तरह से कहा जाए, यहाँ पे नए केसेस का काफी तेजी से प्रसार हुआ है। और मैं आपको बताऊं कि महाराष्ट्र अभी भी टोटल वहाँ के जो विलेजेस हैं वो रेड हैं, लेकिन महाराष्ट्र रिलेटिवली ज्यादा अर्बनाइज है इंडिया में अगर आप देखेंगे तो। लेकिन जो बाकी छत्तीसगढ़ या बिहार या उत्तर प्रदेश है, वहाँ पे सिचुएशन काफी खराब होती जा रही है दिनों दिन। ये थे हमारी डेटा टीम के साथी दीपू राय। ये तो डेटा की बात थी और अब आपको इसकी एक प्रैक्टिकल तस्वीर दिखवाते हैं। आज तक रेडियो के संवाददाता आशुतोष मिश्रा बिहार के सीतामढ़ी पहुंचे। वहाँ एक इलाका है सोनबरसा और वहाँ पर एक गांव है बसंतपुर। वहाँ हफ्ते भर के भीतर 8 लोगों की मौत हुई है। इतनी मौतों के बाद वहाँ स्वास्थ्यकर्मी पहुंचे और तब जाकर के लोगों का टेस्ट किया तो पाया कि सिर्फ 4 घंटे के टेस्ट में 10 और लोग पॉजिटिव पाए गए। सुनिए बिहार के सीतामढ़ी से आशुतोष मिश्रा की रिपोर्ट। आपका नाम बताएं और आप बताएं कहाँ से आए हैं। हम समरसा PSU से आए हैं। क्या नाम है आपका? मुन्ना कुमार है, लैब टेक्नीशियन नाम है। आप लोग स्वास्थ्य विभाग से हैं? स्वास्थ्य विभाग से। कब से यहाँ पे टेस्टिंग चल रही है और क्या रिजल्ट निकले हैं? यहाँ अभी लगभग 12 बजे से 11 बजे से कर रहे हैं हम लोग, अब तक करिए रहे हैं, जिसमें हम लोग जांच कर दिए हैं 57 हो गया है, जिसमें पॉजिटिव 8 पॉजिटिव निकला है। अभी 57 केस में 8 पॉजिटिव निकले हैं। हाँ, इससे क्या अनुमान लगाए जा सकते हैं कि कम से कम इस गांव में संक्रमण किस हद तक है? हाँ, संक्रमण है 45, मान के चलिए 45% तो है ही संक्रमण। 45% संक्रमण? ना उतना नहीं होगा, क्योंकि अभी आपने 57 टेस्ट किए हैं, इनमें से 8 निकले हैं और कितने टेस्ट और तक रहेगा? 20% आबादी। हाँ, 20% तक अब जाएगा, पॉजिटिव आएगा वो। गांव के लोग आ रहे हैं टेस्ट कराने के लिए? मरा है एक भी नहीं आ रहा है, जिसके घरे मरा है एक भी लोग नहीं आ रहा है। इस गांव में कितने लोगों की डेथ हुई है? 8 आदमी की डेथ हुआ है। ये सब कोविड थे या बुखार था या क्या? खांसी बुखार दम फूलने से मरा है। 8 लोग कितने दिनों में? 1 सप्ताह के अंदर। 1 सप्ताह में? जी जी जी। इलाज मिल पाया था? पहुंच पाए थे सीतामढ़ी? रास्ते में भी दम तोड़ा है। रास्ते में? हाँ, रास्ते में एक आदमी, रास्ते में एक जगह टेस्ट हो रहा है तो गांव के बाकी लोग क्यों नहीं आ रहे टेस्ट कराने? डर लग रहा है, भय लग रहा है, इसके लिए टेस्ट करा रहा है। सब दशहत में है, सरकार की तरफ से कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है। ये सुविधा ही तो है, टेस्ट करने स्वास्थ्य विभाग की टीम आई है। अगर पता चल जाएगा तभी तो लोगों में दशहत है, लोग डर से नहीं कराना चाह रहा है। किस चीज का डर? डर ये है कि भाई पॉजिटिव हो जाएंगे तो क्या कहेगा। पॉजिटिव होंगे ये तो पता चल जाएगा, पता चल जाएगा तो बच जाएंगे, लेकिन नहीं कराना चाह रहा है लोग। अभी जितना भी 8 को पॉजिटिव निकला है उसमें से एक आदमी को भी सर्दी खांसी नहीं। कितने गांव के ऐसे लोग हैं जिनमें लोगों को बुखार या सर्दी खांसी जैसे लक्षण हैं? यहाँ 50% का, 50% से ये भाव। हाँ, फिर ये भाव हर एक घर में, मतलब कि 4 सदस्य 3 सदस्य बुखार से पीड़ित। वो दवा लेने का टेस्ट करवाने नहीं टेस्ट नहीं आ रहा है कराने। जो जागरूक है वो करा रहा है, नहीं करा रहा है। बुखार के बावजूद भी नहीं करा पड़ा है। बसंतपुर गांव है और बसंतपुर गांव में स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुंची है।
ये दरअसल एक अच्छी तस्वीर है कि महामारी अगर फैली है तो गांव में सरकार ने ध्यान दिया है, लेकिन इस डायरी में अगर आज 60 टेस्ट हुए हैं, 8 लोग संक्रमित निकले हैं। आप ये समझिए कि प्रतिशत क्या होगा। लोगों का कहना है कि लगभग 20% आबादी ऐसी है जिनके अंदर संक्रमण या उसके लक्षण है, बुखार है, सर्दी खांसी है, और डर के मारे लोग आना नहीं चाहते टेस्टिंग कराने। एंटीजन टेस्टिंग यहाँ पर हो रही है। हालांकि एक बड़ी संख्या में लोग निकले भी हैं टेस्ट करवाने के लिए, लेकिन आप ये समझिए कि 55-60 टेस्ट में अगर 8 लोग संक्रमित निकले हैं, वो भी एंटीजन टेस्टिंग में, तो संक्रमण की दर बिहार के ग्रामीण इलाकों में, गांवों में क्या होगी। ये वाकई स्थिति विस्फोटक है, चिंताजनक है। मुन्ना जी, जो संक्रमित होने वाले लोग हैं वो किस उम्र के हैं? अधिकतर अभी तो 18 वर्ष से नीचे के दिखते हैं। अभी हमारे यहाँ पर जो अधिकतर लड़की लोग अभी हुआ है। कितने हो गए? जो 18 वर्ष से नीचे लड़की सब है। ये लोग का नाम है कि शादी ब्याह में गाना गई है शादी ब्याह में, इसलिए इन्फेक्शन हो गया है। वैज्ञानिक हमेशा चेतावनी दे रहे थे कि कोविड की दूसरी लहर युवाओं को अपनी चपेट में लेगी। मेरे पीछे ये 3 लोग खड़े हैं, गांव के बच्चे, उम्र 20-25 से भी कम है। याद रखिए कि अगर 60 लोगों में 10 टेस्ट पाए गए 3 बजे तक, जब तक हमने देखा, इनमें से ज्यादातर वो लोग हैं जिनकी उम्र 20 साल से भी नीचे है, शादी ब्याह के मौकों पर गए, कब वहां संक्रमण लेकर के वापस आए, उसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ग्रामीण इलाकों में हाल क्या है। लॉकडाउन लगाया गया, शायद बहुत देर हो गई, शादी ब्याह, बाजार, भीड़ भाड़, त्योहार, जहां भी लोग गए संक्रमण की चपेट में आ गए। बिहार के सीतामढ़ी से ये थे आशुतोष मिश्रा। कल रात से जेरूसलम अशांत है। दुनिया की सबसे तनावपूर्ण सीमा माने जाने वाली गजा पट्टी की तरफ से हमास ने इजराइल पर रॉकेट दागे थे, जिसके बाद इजराइल ने भी जवाब में गजा पट्टी पर हमला कर दिया। इसमें 22 लोगों के मारे जाने की खबर है और ये ताज़ा तनाव दरअसल सोमवार के दिन से शुरू हुआ था, जब अल अक्सा मस्जिद के कंपाउंड में फ़िलिस्तीनियों के साथ इजरायली पुलिस की झड़प हुई थी। इसी के बाद हमास ने हमले की चेतावनी दी थी। फिलहाल यूरोपियन यूनियन, अमेरिका और ब्रिटेन ने दोनों पक्षों से शांत होने का आग्रह किया है। पर इस मसले को समझने के लिए हमने बात की अंतर्राष्ट्रीय मामलों के एक्सपर्ट मोहम्मद जीशान से, जो मिडिल ईस्ट की कई सरकारों के साथ अहम प्रोजेक्ट्स पर काम कर चुके हैं। जीशान, वैसे तो जेरूसलम का झगड़ा बहुत पुराना है, लेकिन ये जो ताज़ा टकराव है, इसकी वजह क्या है? कहा जा रहा है कि पूर्वी जेरूसलम से फ़िलिस्तीनियों को खदेड़ने की धमकी के चलते पहले से जो माहौल में तनाव था। तो ये ईस्ट जेरूसलम में एक नेबरहुड है जिसका नाम है शेख जर्रा, और ये तो पैलेस्टीनियन डोमिनेटेड नेबरहुड है। और अब क्या हुआ है, एक इजरायली ऑर्गेनाइजेशन ने इजरायली सुप्रीम कोर्ट में केस डाले हैं कि यहाँ का जो पैलेस्टीनियन रेजिडेंट्स है वो वहाँ का इलीगल रेजिडेंस है, और उनका जो लैंड और टेरिटरी है इसको जूइश ओनरशिप देना चाहिए, ऐसा बोल के केस डाले हैं इजरायली सुप्रीम कोर्ट में। और इसका बेसिस जो है, ये एक बहुत ही पुराना कानून है इजराइल में कि यहाँ इस रीजन में जो लोग थे 1948 से पहले, वो जूइश फैमिलीज थे। तो यही एक आर्ग्यूमेंट एडवांस किए हैं ये लोगों ने, कि ये बोल रहे हैं कि 1948 से पहले यहाँ पर जूइश फैमिलीज थे, तो इसीलिए ये लैंड का ओनरशिप जूइश फैमिलीज को देना पड़ेगा, और यहाँ का जो पैलेस्टीनियन रेजिडेंट्स है उनको यहाँ से एविक्ट करना पड़ेगा। और इससे ही तो ये प्रॉब्लम शुरू हुआ है आजकल। ये कानून के खिलाफ पैलेस्टीनियंस ने प्रोटेस्ट किए हैं, और ये प्रोटेस्ट थोड़ा सा वायलेंट हुए हैं, पुलिस के साथ क्लैशेस हुए हैं, और वहाँ से तो अब कुछ बड़ा हो गया है। और अब गाजा के साथ, हमास के साथ अब इजरायली सरकार जंग कर रहे हैं। और इसका जो और भी एक मैक्रो लेवल व्यू जो है, यही है कि जेरूसलम तो 2 भाग हैं, वेस्ट जेरूसलम है और ईस्ट जेरूसलम है। और ईस्ट जेरूसलम को ज्यादातर लोग इंटरनेशनली इसको पैलेस्टीनियन टेरिटरी माना जाते हैं, और ऑक्यूपाइड टेरिटरी कहते हैं ये इजराइल के द्वारा। लेकिन जब डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट थे, उन्होंने तो जेरूसलम को अमेरिकन एम्बेसी को जेरूसलम पर रखे गए हैं, और उन्होंने इसीलिए किए थे क्योंकि वो मान रहे थे कि ईस्ट जेरूसलम को इजरायली टेरिटरी बनाया जाए, और इजराइल को ये सपोर्ट कर रहे थे। तो ये टेरिटोरियल डिस्प्यूट है, जो ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट है टेरिटोरियल डिस्प्यूट का, ईस्ट जेरूसलम का।
और इसमें जो एक नेबरहुड है उसका नाम है शेख जर्रा, और यहीं से ये आज का जो प्रॉब्लम चल रहा है वहीं से शुरू हुआ है। अच्छा, अब दुनिया ने दोनों पक्षों से शांति की अपील की है, वेस्ट ने शांति बनाने की अपील की है, तो लग रहा है ज़ीशान की शांति बहाल हो जाएगी? देखिए, ये फंडामेंटल डिफरेंसेस जो है इजराइल और पैलेस्टीन के बीच में, ये तो आज सॉल्व नहीं होने वाला है, लेकिन ऐसा जो कॉन्फ्लिक्ट होता है ये बहुत फ्रीक्वेंट होते हैं, और कुछ दिन कुछ महीने के लिए ऐसा लड़ाई होता है और उसके बाद थोड़ा सा कम हो जाता है, एक अनईजी पीस हो जाता है वहाँ पर, और फिर एक साल या 2 साल के बाद कुछ ऐसा ही कुछ ट्रिगर पॉइंट हो जाएगा और फिर से लड़ाई हो जाएगा। यही है इजराइल और पैलेस्टीन का प्रॉब्लम। बिल्कुल इंडिया पाकिस्तान की तरह है, एक तरह से देखे तो ये फंडामेंटल डिफरेंसेस जो है, प्रॉब्लम्स जो है, ये रिजॉल्व नहीं हो रहे हैं, और इसीलिए तो ये कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता जा रहा है। पावर डिफरेंशियल है इजराइल और पैलेस्टीन के बीच में, तो जब भी इजराइल अपने टेरिटरी को बढ़ाना चाहते हैं तो वो ऐसा ही बढ़ाना चाहते हैं तो वो बड़ा कर सकते हैं, क्योंकि पैलेस्टीन में एक रोबस्ट आर्मी नहीं है जो डिफेंड कर सके अपनी टेरिटरी को। सिर्फ मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जैसे हमास, और वहाँ पर का सरकार भी लेजिटिमेट सरकार नहीं माना जा रहे हैं, क्योंकि बहुत सालों से वहाँ पर चुनाव नहीं हुआ है। तो वहाँ का जो स्टेट कैपेसिटी है बहुत ही लिमिटेड है, तो इसीलिए डिफेंड नहीं कर पा रहे हैं अपने टेरिटरी को, और ये पावर डिफरेंस को इजराइल अपने एडवांटेज में ले रहे हैं। दूसरा जो प्रॉब्लम आज एक फैक्टर जो है यही है कि इजराइल में भी इलेक्शन के बाद सरकार अभी तक बना नहीं है, और वहाँ पर भी पॉलिटिकल डायलॉग, पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट, इंटरनल पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। तो नेतन्याहू आज प्रधानमंत्री माना जा रहे हैं, लेकिन उनका सरकार अभी तक एस्टैब्लिश नहीं हुआ है चुनाव के बाद। तो शायद नेतन्याहू अब इस कॉन्फ्लिक्ट को अपने एडवांटेज में ले रहे हैं और अपने आप को एक थोड़ा सा सिंपैथी और पॉपुलैरिटी बढ़ाने के लिए इस कॉन्फ्लिक्ट को अपने एडवांटेज में ले रहे हैं। ये भी एक फैक्टर है आज। लेकिन जब वो इंटरनल पॉलिटिकल प्रॉब्लम इजराइल में खत्म हो जाते हैं तो इस कॉन्फ्लिक्ट और अब जो हो रहा है उस लड़ाई का इंसेंटिव कम हो जाएगा इजराइल की तरफ से, और शायद कुछ महीने के बाद फिर से थोड़ा सा कूल हो जाएंगे। लेकिन फंडामेंटल कॉन्फ्लिक्ट जो हो रहा है वो तो कम नहीं होने वाला है, और वो रिजॉल्व नहीं हो रहा है। ये थे अंतर्राष्ट्रीय मामलों के एक्सपर्ट मोहम्मद ज़ीशान। और अब वक्त है हमारे खास सेगमेंट उम्मीदों के रोशनदान का, जिसमें आज जमशेद कमर सिद्दीकी सुना रहे हैं नॉर्थ चेन्नई के उन 2 दोस्तों की कहानी जिन्होंने लोगों की मदद के लिए ऑटो को बना दिया ऑक्सीजन ऑटो। उम्मीदों का रोशनदान। एक कहानी थी जिसमें जब जंगल में बहुत तेज गर्मी पड़ी और सवाल अस्तित्व पर आ गया, तो शेर और बकरी एक ही नदी से चुपचाप पानी पीते थे। हम भी ऐसी ही आपदा की झुलसा देने वाली तेज धूप में खड़े हैं, और इसलिए जो तस्वीरें, जो कहानियां हमारी नजर से गुजर रही है, उनमें बिना नाम, मजहब, जात या पहचान देखे सिर्फ मदद करने वालों की बेशुमार कहानियां हैं। नॉर्थ चेन्नई में भी ऐसी ही कहानी है वसंत कुमार और सत्यराज की। ये लोग एक एजुकेशनल एनजीओ से जुड़े हैं, लेकिन कोविड महामारी में जब शहर मरीजों की बढ़ती तादाद से हांफने लगा, एम्बुलेंस कम पड़ने लगी, तो इन लोगों ने तय किया कि ये मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाएंगे। सुनिए कड़मई एजुकेशनल ट्रस्ट से जुड़े कुमार स्वामी को। So that's why we converted our auto. We buy one auto and converted into oxygen, put oxygen cylinder and converted into auto ambulance. हम लोग एक कड़ामाई एजुकेशनल एंड सोशल वेलफेयर ट्रस्ट चलाते हैं जो कि गरीब बच्चों को पढ़ाई में मदद करता है। लेकिन कोरोना की दूसरी लहर में हमने देखा कि चेन्नई में हालात बहुत बिगड़ गए हैं।
हमें लगा कि हमें भी समाज के लिए आगे आना चाहिए। हम मदद करना चाहते थे, इसलिए हमारे पास जो कुछ भी थोड़ा बहुत था उससे 2 ऑटो रिक्शा खरीदे और दोनों पर 70 हज़ार रुपये लगाकर उनमें 200 क्यूबिक लीटर के ऑक्सीजन सिलेंडर लगा लिए और फिर इनसे मरीजों की मदद की। हमें रोज़ाना करीब 70 कॉल्स आते हैं। हम जानते हैं कि महामारी के कंपैरिजन में मदद कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी हमसे जो कुछ हो सकता है वो कर रहे हैं। ये ऐसा वक्त है कि सभी लोगों को अपनी अपनी सहूलियत के मुताबिक थोड़ी थोड़ी मदद करनी ही पड़ेगी। तो अगर आप नॉर्थ चेन्नई में हैं और आपको एम्बुलेंस मिलने में परेशानी हो रही है तो आप इन साथियों को कॉल कर सकते हैं। इनका नंबर है 8667653665, 8667653665। अपनी जाती रकम से समाज की मदद करने का हौसला रखने वाले इन साथियों को हमारा सलाम। कल उम्मीदों के रोशनदान में मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। दिन भर में चलते चलते हेडलाइंस एक बार फिर। मराठा आरक्षण पर सीएम उद्धव ठाकरे ने राज्यपाल से मुलाकात की है। उन्होंने कहा कि वो जल्द ही इस मसले पर प्रधानमंत्री मोदी से बात करेंगे। गौरतलब है कि बीते 5 मई को सुप्रीम कोर्ट ने मराठा आरक्षण को खत्म कर दिया था। स्वास्थ्य मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज देश में कोरोना के पॉजिटिविटी रेट पर बात करते हुए मुंबई मॉडल की तारीफ की गई। हेल्थ मिनिस्ट्री में ज्वाइंट सेक्रेटरी लव अग्रवाल ने बीएमसी के हॉस्पिटल मैनेजमेंट और पुणे का उदाहरण देते हुए कहा कि कैसे वहां लॉकडाउन से फायदा हुआ और केस पॉजिटिविटी रेट काफी नीचे आ गई। नागालैंड सरकार ने कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को लेकर राज्य में 14 मई से 7 दिन के लिए पूर्व लॉकडाउन लागू करने का ऐलान किया है। इसके अलावा तेलंगाना सरकार ने भी राज्य में बढ़ते कोरोना मामलों के मद्देनजर 12 मई से 10 दिन का लॉकडाउन लगाने की घोषणा की है। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की कालाबाजारी के मामले में गिरफ्तार आरोपियों की अग्रिम जमानत याचिका पर आज साकेत कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने पूछा कि जब केंद्र सरकार ने ऑक्सीजन सिलेंडर के रेट तय नहीं किए हैं तो व्यापारियों का इसमें क्या दोष। इस संबंध में अब फैसला कल सुनाया जाएगा। बिहार के पूर्व सांसद और जन अधिकार पार्टी के प्रमुख पप्पू यादव को आज गिरफ्तार कर लिया गया। उन पर लॉकडाउन के उल्लंघन का आरोप लगाया गया। इसके बाद प्रदेश की प्रमुख विपक्षी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल ने पप्पू यादव की गिरफ्तारी का विरोध करते हुए सड़कों पर प्रदर्शन किया। देश के 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को मिली हार के बाद पार्टी के हाईकमान नेताओं ने आज हार की समीक्षा के लिए एक समिति बनाने का ऐलान किया। साथ ही कांग्रेस ने आज पश्चिम बंगाल के इंडियन सेक्युलर फ्रंट पार्टी से गठबंधन तोड़ लिया है। बीते 24 घंटे में कोरोना से 3,876 लोगों की मौत हुई है। पिछले कुछ दिनों के मुकाबले कोरोना मामले की संख्या में कमी जरूर देखी गई है, लेकिन इसकी एक वजह कोरोना टेस्टिंग की संख्या का घटाया जाना भी है। अप्रैल के अंत में जहां 17 लाख से 21 लाख की टेस्टिंग प्रतिदिन हो रही थी, वो बीते 9 मई तक घटकर 14,74,000 तक रह गई है। और अब हमारे लिसनर का ईमेल नागेंद्र त्रिपाठी नरसिंहपुर मध्य प्रदेश से। मुझे लगता है कि हमारे सबसे डेडिकेटेड लिसनर आप ही हैं नागेंद्र जी। सबसे ज़्यादा ईमेल्स आपके ही आते हैं। तो नागेंद्र जी ने लिखा है कि रेडियो आज तक हम सबके ज्ञान में लगातार वृद्धि कर रहा है और कोरोना महामारी को लेकर तो बहुत सी बातों का पहले ही हमें पता चल जाता है। ये सब आज तक रेडियो की ही देन है। पूरी टीम को धन्यवाद, बहुत शुक्रिया आपका। और आगे ये लिखते हैं कि दिन भर में उम्मीदों के रोशनदान में अनेक लोग जो निरंतर सेवा में लगे हैं उनकी कहानियां सुनने का मौका मिल रहा है। सच में बहुत से लोग सेवा में लगे हुए हैं, उनकी ओर से लगातार मदद की जा रही है। हमारे गाडरवारा मध्य प्रदेश में कुछ युवाओं ने हेल्पिंग हैंड ग्रुप बनाया है और इसमें ये लोग एक और रक्तदान से लेकर भोजन, एम्बुलेंस, ऑक्सीजन की व्यवस्था कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर नरसिंहपुर, जबलपुर, भोपाल, सागर और दूसरे शहरों में बेड की व्यवस्था में भी निस्वार्थ भाव से लगे हुए हैं। उन सभी युवाओं का वंदन। ऐसे ही नगर के कुछ युवाओं ने जिन परिवारों में भोजन की समस्या है उन्हें भोजन पहुंचाना शुरू किया है। ऐसे ही एक शख्स हैं कमल साहू। आप कंप्यूटर सेंटर चलाते हैं, अभी सब बंद है तो आप स्वयं भोजन बनाकर परिवार तक पहुंचाने के काम में लगे हुए हैं। ऐसे सब लोगों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बहुत शुक्रिया नागेंद्र जी, आपने ये चिट्ठी हमें लिखी और इन लोगों के बारे में हमें बताया। नागेंद्र जी की तरह ही आप भी हमें ईमेल लिख सकते हैं radio@aajtak.com पर। दिन भर में आज इतना ही। साउंड मिक्सिंग थी कपिल देव सिंह की। कुलदीप मिश्र के साथ थे आप। कल सुबह आज का दिन में फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।
सुबह सुबह ऐसा लगता है कि सबकी गाड़ी छूट रही है, लेकिन न्यूज भी तो मिस हो रही है। स्कूल, कॉलेज या ऑफिस की पूरी तैयारी तो हो जाती है, मगर देश दुनिया की अपडेट्स ले पाते हैं क्या? तो आपकी प्रॉब्लम का स्मार्ट सॉल्यूशन ये है कि अपनी सुबह की शुरुआत आप आज तक रेडियो के साथ कीजिए। कल क्या हुआ और आज क्या हो सकता है, सटीक एनालिसिस, पहले बड़ी खबरें और फिर अखबारों के चुनिंदा मोती। ये है सुबह का खबरनामा, आज का दिन, मेरे यानी नितिन ठाकुर के साथ।